जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज का पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सामने आपके स्लाइड है, आप इसको देखते जाइए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट एक मिस्र देश है, जहाँ पर कि फारो टूटांखामुन, जिन्हें के इतिहास में किंग टुट के नाम से जाना जाता है, उनकी 19 साल की एज में 1321 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व अचानक मृत्यु हो गई। उनकी डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में किंग टुट की टूम को डिस्कवर किया यानी खोजा, जो कि इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पर के रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग होते थे उनकी डेड बॉडीज़ को ममीफाई करके रखा जाता था, वहाँ पर ढूंढा। ज़मीन के 26 फीट नीचे चैम्बर में किंग टुट की बॉडी ममीफाई की हुई रखी थी और गोल्ड के ऑर्नामेंट से लदी हुई। ये आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं कि उनके ऑर्नामेंट्स थे, एक रथ था, खाने पीने खेलने के सामान थे और ये सब 3 कॉफिन जो कि गोल्ड से बने हुए थे उसमें रखे हुए थे। ये सामने स्लाइड में नज़र आ रहा है। डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए किंग टुट की मम्मी का सीटी स्कैन 2005 में किया गया और उस सीटी स्कैन के बाद में उनकी डेथ मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई या जो पहले से कहा जा रहा था क्या वो सच था, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। लेकिन पार्ट 2 पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें इजिप्ट के इतिहास को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास को जाने बिना पार्ट 2 को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इतिहास को समझने पर समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अब जानते हैं किंग टुट की फैमिली यानी उनके परिवार के यानी उनके पूर्वज कैसे थे, कौन थे, उनका इतिहास। आमेनोहॉटेप थर्ड ये किंग टुट के फादर थे कि ग्रैंडफादर थे, इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आमेनोहॉटेप थर्ड ने लगभग 40 साल तक इजिप्ट पर शासन किया। ये बहुत ही पावरफुल किंग यानी फ़ारो थे और इनके पीरियड को प्राचीन इजिप्ट में स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा गया। और आमेनोहॉटेप के काल में जो गॉड थे वहाँ के, वो थे आमुन गॉड, जो कि गॉड ऑफ द सन एंड एयर हैं। आमेनहॉटेप थर्ड की डेथ के बाद में आमेनहॉटेप फोर वहाँ के राजा बने, इजिप्ट के फ़ारो बने। उन्होंने इसके पहले आमुन गॉड की वर्शिप होती थी, लेकिन आमेनहॉटेप फोर ने एटन गॉड की वर्शिप करने के लिए प्रमोट किया और उन्होंने अपना नाम भी बदलकर आखेन एटन कर लिया, यानी कि सर्वेंट ऑफ द एटन गॉड के भक्त अपना नाम बदलकर कर लिया। एटन जो इनकी अपीयरेंस थी यानी ये कैसे दिखाई देते थे, आप चित्र में देखें। और सन डिस्क विद रेज विच एंड इन हैंड्स, एक सन डिस्क की तरह जिनकी किरणें निकलती थी और जहाँ पर किरणें खत्म होती थी तो वो एक हाथ की तरह दिखाई देती थी। एटन वॉज ए फॉर्म ऑफ द सन गॉड रा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अखेनाटन द एटन वॉज मेड द किंग ऑफ द गॉड्स, यानी अखेनाटन ने जो एटन गॉड थे उनको देवताओं का राजा बना दिया था। आमेनहॉटेप फोर जिन्होंने अपना नाम बदलकर अखेनाटन रख लिया था, उन्होंने राजधानी भी बदल ली। आप ये मैप में 2 डॉट देख रहे हैं, 2 तरीके से मैंने आपको समझाया है। जहाँ ब्लैक डॉट है वहाँ पर भी पहले की कैपिटल थीब्स थी, जिसको बदलकर अखेनएटन रख लिया, जैसे कि अब अमारना नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ लाल डॉट बने हैं, इसमें भी वही बात है। आमेनहॉटेप ने अपनी कैपिटल को चेंज करके थेब्स की जगह अखेनाटन, जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। दोनों मैप में एक ही बात समझाई गई है, आप बिल्कुल ध्यान से उसको समझ लीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ द लेसन डिस्कवरिंग टुट
द सागा कंटिन्यूज। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले चुके हैं और जैसे जैसे लेसन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और भी जो रिलेटेड टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको समझाती चलूँगी। पैराग्राफ 5, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स। अभी हम लोग ये जो खोज चल रही है वो कहाँ पे, 2005 में। देखिए यहाँ पे एक वो समय था ईसा पूर्व जब किंग टुट की डेथ हुई, उसके बाद में 1922 में उनकी टूम को डिस्कवर किया गया। फिर 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने बताया कि उनके जो बॉडी है उसमें से कुछ बोन्स मिसिंग है, और ये 2005 यानी 4 जगह पर ये जो लेसन चल रहा है। लेकिन अभी हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, 2005, जबकि टुट की बॉडी को का सीटी स्कैन किया जा रहा है। तो अब आर्कियोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि अब 1922 इंटरवीनिंग डिकेड्स यानी जो ये बीच का समय था 1922 से लेके 2005 तक का, अब उनके ट्रेजर पर यानी उनके साथ जो खजाना था उस पर फोकस नहीं है, बल्कि फोकस किस पर है कि जो उनकी डेथ की मिस्ट्रीज हैं, जो उनका डेथ का रहस्य है और जो उनकी लाइफ के बारे में जानकारी, उस पर फोकस हो रहा है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और अब यानी 2005 की बात हो रही है कि अब बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स यानी बहुत ही ऐसे टूल्स जो कि काफ़ी एडवांस हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. 1968 में, इन प्रोफेसर की स्लाइड भी आप लोग वीडियो के पार्ट 1 जो है लेसन उसमें देख चुके हैं। तो उन्होंने जो कार्टर ने डिस्कवरी की थी उसके 40 साल बाद इन्होंने एक्सरे किया। किसका एक्सरे किया? टुट की मम्मी का एक्सरे किया और एक फैक्ट स्टार्टलिंग यानी चौंकाने वाला, रिवील यानी सामने लाए, प्रकट किया। क्या? बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, कि जो रेजिन से उनका चेस्ट उस कॉफिन से चिपका हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि उनके ब्रेस्ट बोन और जो उनका रिब केज है वो मिसिंग है, यानी वो हड्डियां उनके शरीर में नहीं है। ये कैसे पता चला? ये एक्सरे से पता चला। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। लेकिन आज जो डायग्नोसिस है, आज जो जांच पड़ताल है और जो इमेजिंग है यानी उनकी जो बॉडी की इमेज बनाने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको सीटी स्कैन कहा जाता है, वो है, which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. सीटी स्कैन में क्या होता है? कई एक्सरेज, कई किरणें जो क्रॉस सेक्शन में उस बॉडी को एग्जामिन करती हैं, उस बॉडी से पास होती है और 3 डायमेंशनल यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई में उस बॉडी का की जांच की जाती है। What more would a CT scan reveal of tut than X-ray? एक्सरे से ज़्यादा कहीं CT स्कैन टुट की बॉडी के बारे में जानकारी दे सकता है। And could it answer 2 of the biggest question is still lingering about him? और क्या अभी CT स्कैन हुआ नहीं है तो CT स्कैन क्या टुट के बारे में ये जो 2 बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे सकता है? हाउ डिड ही डाई, कि उसकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ डिड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो अपनी डेथ के समय पर कैसा था। ये 2 जो मिस्ट्रीज हैं उसकी डेथ की, क्या सीटी स्कैन इनके बारे में जानकारी दे सकता है। किंग टुट्स डिमाइज यानी डेथ वॉज ए बिग इवेंट। अभी तक आप लोग भी जान चुके हैं कि जो किंग टुट या फारो टुट थे उनकी डेथ एक बहुत बड़ी इवेंट यानी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यदि शाही जो शाही मानकों पर देखा जाए तो भी। क्यों? क्योंकि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। क्योंकि ये आप जान चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही आया था कि जो किंग टुट था वो अपनी फैमिली लाइन में यानी जो उनका वंश था उसमें वो लास्ट था। क्यों लास्ट था? क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे भी नहीं हुए थे, तो ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज फैमिली डायनेस्टी।
एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी। और जो उसका फ्यूनरल था, जो उसका दफनाने का था, वो भी एक वंश को रैटल यानी हिलाने जैसा था। क्यों? क्योंकि एक जो परिवार था जिसने कि इतने लंबे समय तक एंशियंट इजिप्ट पर रूल किया, वो परिवार अब खत्म होने वाला था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन पासिंग अवे यानी डेथ, लेकिन उसकी डेथ की बातें और उसके डेथ के बाद में क्या हुआ ये अनक्लियर है, अननोन है, इसका पता नहीं है। अब अभी हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा, थोड़ा सा उसी को फिर से पढ़ते हैं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty golden age। जो एमेनहॉटप थर्ड थे, इसके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं है कि वेदर ही वॉज फादर ऑफ टूट और ग्रैंडफादर, कि वो उनके फादर थे कि ग्रैंडफादर थे। लेकिन वो एक बहुत ही पावरफुल किंग थे जिन्होंने कि लगभग 4 डिकेड, 1 डिके यानी 10 साल का समय, तो उन्होंने 40 साल तक इजिप्ट पर शासन किया और उनके पीरियड को गोल्डन एज कहा गया। हिज सन एमेनहॉटप IV सक्सीडेड हिम, सक्सीडेड यानी उत्तराधिकार में, उनके पुत्र एमेनहॉटप IV ने उनकी मृत्यु के बाद राज्य संभाला एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और जो प्राचीन इतिहास में एमेनहॉटप IV का जो शासनकाल था, बड़ा ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब था। अगले पैराग्राफ में वो अजीब क्यों था, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। द न्यू pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, change his name to Akhenaten और servant of the Aten। जो न्यू pharaoh थे, कौन थे न्यू pharaoh? एमेनहॉटप IV। इन्होंने अपने राज्य में एटन की वर्शिप पर जोर दिया। इसके पहले आमुन गॉड की वर्शिप होती थी, लेकिन एमेनहॉटप क्योंकि अभी आया कि बहुत ही स्ट्रेंज, इन्होंने बहुत ही अजीब काम किए, तो इन्होंने एटन की वर्शिप पर जोर दिया। एटन कौन थे? एटन भी एक गॉड थे जो कि आपने स्लाइड में देखा। और इन्होंने अपना नाम भी बदलकर एमेनहॉटप से क्या कर लिया? आखेनएटन। और आखेनएटन यानी सर्वेंट ऑफ द एटन, क्योंकि इनके नाम में क्या जुड़ गया? एटन, तो ये एटन के भक्त। और इन्होंने मूव द रिलीजियस कैपिटल, और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, जो रिलीजियस कैपिटल यानी जो धार्मिक राजधानी थी, वो ओल्ड सिटी, एक पुराना शहर था थीब्स, उसको बदलकर आखेटन कर लिया और इसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। इसके आगे अपना इन्होंने नाम भी बदला और अपने जो राज्य में, स्टेट में, इन्होंने एटन की पूजा करने को कहा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो आमुन गॉड थे, उनके जो इमेजेस थी यानी उनकी जो मूर्तियां थी, उनके जो टेम्पल्स को बंद कराया और उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। लक्सर भी आप जो जहाँ पर कि थेब्स और अमारना का जो मैप है उसमें देखिए, वहीं पर लक्सर है। तो लक्सर में जो एक रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर है, उन्होंने कहा कि ये जो समय था जबकि एमेनहॉटप IV जो कि आमुन गॉड की मूर्तियां तोड़ रहे थे, मंदिरों को बंद कर रहे थे, तो वो एंशिएंट इजिप्ट में बहुत ही हॉरिफिक यानी बहुत ही डरावना समय रहा होगा। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज was coming to an end and then Akhenaten went a little wacky। जो फैमिली जिसने कई सेंचुरीज, कई शताब्दियों मिस्र में शासन किया, अब वो एक अंत की ओर बढ़ रही थी और धीरे धीरे अंत में जो आखेनाटन था वो भी लिटिल वैकी हो गया, यानी वो भी एक अजीब सी हरकतें करने लगा, यानी लगभग वो पागल हो गया। आफ्टर आखेनाटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Sumankare appeared briefly and excited with hardly a trace। आखेनाटन की डेथ के बाद में
एक बहुत ही मिस्टीरियस यानी एक बहुत ही रहस्यपूर्ण एक और शासक आया, सुमंकरे, जो कि बहुत कम समय के लिए आया और हिस्ट्री में उसके बारे में कोई जानकारी भी प्राचीन मिस्र के इतिहास में नहीं है। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटन टुक द थ्रोन। और इसके बाद में जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, डिस्कवरिंग टुट, यही टुटनखाटन टुक द थ्रोन, इन्होंने सिंहासन पर ये बैठे। किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे, इनका नाम क्या था? टूटन खाटन, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है? टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटन खामुन। अब इन्होंने अपना नाम क्या बदल लिया? टुटन खामुन, क्योंकि अब ये जो एटन गॉड को नहीं प्रमोट कर रहे थे, अब इन्होंने फिर से जो इनके फादर या ग्रैंडफादर थे ना, वो आमुन गॉड को मानते थे, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम टुटन खाटिन से बदल के क्या रख लिया? टुटन खामुन, लिविंग इमेज ऑफ खामुन, यानी कि जो खामुन आमुन गॉड हैं उनकी लिविंग यानी उनकी सजीव अपने आप को मूर्ति लोगों के सामने बनाकर रखा। एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और जो पुराने इनके जो फादर या ग्रैंडफादर थे उनके समय जो कुछ भी चलता था, जो भी धार्मिक कार्य चलते थे गॉड आमुन से संबंधित, उन्हीं को रेस्टोर किया, उनको फिर से जीवित किया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years। ये हम लोग जानते ही हैं कि एट द एज ऑफ 11 ही बिकेम द किंग ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। 11 साल की उम्र में वो राजा बने और 9 साल उन्होंने शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद में एट द एज ऑफ 19 वो अनएक्सपेक्टेडली यानी अप्रत्याशित रूप से, जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ, इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. इजिप्ट में टुट जैसी की मम्मी जैसी बहुत सारी वहाँ पे ममीज़ हैं। वहाँ के रॉयल फैमिली का जो बरियल होता था, उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था। तो उनके यदि फेम को, उनकी प्रसिद्धि को और उनके जो फेट, उनके भाग्य के बारे में यदि स्पेकुलेशन को अलग कर दें, तो ऐसी बहुत सारी ममीज़ इजिप्ट में हैं। हाउ मैनी? नो वन नोज। कितनी ममीज हैं किसी को नहीं मालूम। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार। एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है जो कि 2003 में शुरू हुआ, तो उसने एक रिकॉर्ड अपना मेंटेन किया है, कुछ लिखा पढ़ी की है कि अब तक लगभग 600 ममीज को ढूंढा जा चुका है और अभी भी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और अब जो अगला फेज है दैट इज इनका सीटी स्कैन करना ममीज का, और वो भी वहाँ पर एक पोर्टेबल सीटी स्कैन जो मशीन है वो वहीं पर वैली ऑफ द किंग्स में लाना और वहीं पर उनका सीटी स्कैन किया जाना। और ये जो मशीन है, ये सीमेंस जो कि सीटी स्कैन मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं, इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी को ये मशीन डोनेट की है, दान दी है। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। और जो किंग टुट की ममी है, अभी तक जितनी ममीज मिली है उनमें से फर्स्ट ममी है जिसको कि स्कैन किया जाना है। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। किंग टुट जो कि जब जिंदा थे तो भी अपनी प्रजा के सबसे आगे खड़े हुए थे, यानी फर्स्ट थे, ही वॉज द फर्स्ट मैन। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी ममीज़ भी, वैली ऑफ द किंग्स में जितनी ममीज़ हैं उनमें से सबसे पहली ममी थी जिसका कि सीटी स्कैन होना था। A CT scan machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. जो CT स्कैन है मशीन है, वो मम्मी को उसने हेड यानी सिर से लेके टो यानी अंगूठे तक स्कैन किया और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई, यानी हर पार्ट की इमेजेस बनाई क्रॉस सेक्शन अलग अलग तरीके से। टुट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। जो टुट के हेड का जब सीटी स्कैन किया गया तो 0.62 mm, इसी से समझ लीजिए कि कितनी बारीकी से
उनके अंदर की जो पता लगाने के लिए स्कैन किया गया। टिक्स ऑन एवरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, ताकि जो उनके बारे में जो अजीब अजीब सी बातें चल रही थी उनका एक इमेज बनाकर उनका रिजल्ट निकाला जाए। विथ टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इसी तरीके से जो टुट की पूरी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया और उसका रिकॉर्ड यानी उसका लेखा संधारित किया गया, उसका लिखा पढ़ी की गई। एक टीम बनाई गई, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, forensics and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long। उस टीम में कौन कौन थे? रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट थे, रेडियोलॉजी यानी जो एक्सरेज के स्पेशलिस्ट होते हैं वो थे। फॉरेंसिक्स यानी जो क्राइम ब्रांच के रहते हैं वो एक्सपर्ट थे। और एनाटमी जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं तो वो विशेषज्ञ उस टीम में थे। इन्होंने जब किंग टुट की बॉडी का सीटी स्कैन किया गया तो उसकी प्रोब यानी उसकी जांच पड़ताल की और ये पता लगाने की कोशिश की सीक्रेट्स, वो रहस्य जो कि विंगेड गॉडेस, ये गॉडेस यानी देवी, पंखों वाली देवी, ये जो देवी ऐसा कहते हैं कि ये जो ओरिसिस जो गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ हैं, ये किंग टुट की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये उनकी रक्षा कर रही थी। और उनकी बॉडी कैसी थी? गिल्डेड, बिल्कुल सोने से लदी हुई, गोल्ड से लदी हुई, ये हम लोग जान चुके हैं। और इतने लंबे समय से जो भी उनकी डेथ के साथ मिस्ट्रीज थी, ये जो गॉडेस थी ओरिसिस, ये उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। और ओरिसिस का फोटो आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। और इसका कलर्ड फोटो जो उनकी टूम में जहाँ जो चैम्बर था उसमें म्यूरल्स बने थे, उन म्यूरल्स में बना हुआ था। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। पहले आप जान ही चुके हैं कि जिस दिन ये सीटी स्कैन हुआ उस दिन 2005 और जो समय था वो शाम को 6 बजे का। तो जब नाइट हुई, जब स्कैन होना था, तो जो काम करने वाले थे वो टुट की टूम में कैरिड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, वो उन्होंने बॉक्स में से उनकी बॉडी निकाली। लाइक पैल बेयरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प। पैल बेयरर्स क्या कहलाते हैं? जो कि जो अर्थी होती है उसको कंधा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको ले जाते हैं। तो जो पैल बेयरर्स की तरह उन्होंने क्या किया, इसको वो रैंप में चढ़े, क्योंकि वो जो कमरा था, वो चैम्बर था जहाँ पर मम्मी रखी थी, वो 26 फीट नीचे था। तो वो चढ़े, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से चढ़े, इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। और जब वो टुट की मम्मी को ले जा रहे थे तो बाहर धूल का गुबार उड़ रहा था। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर। इसके बाद में उन्होंने जो बॉडी थी एक हाइड्रोलिक यानी एक जो ऐसी मशीन जिससे कि वो अपने आप ऊपर उठती जाती है, उसमें वो टुट की मम्मी को रखा। इसके बाद में ट्रेलर में एंड देन हेल्ड द स्कैनर, और इसके बाद में सीटी स्कैन में वो बॉडी रखी गई। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby। सीटी स्कैन शुरू होने के 20 मिनट बाद 2 आदमी दौड़कर बाहर आए और वो जो पास में एक ऑफिस था वहाँ दौड़कर गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस, और वहाँ से प्लास्टिक के सफ़ेद पंखे उठा के लाए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फोन। जो लाखों की मशीन थी सीटी स्कैन की, वो बंद हो गई थी क्योंकि जो उसका एक पंखा था उसमें डस्ट भर गई थी। कर्स ऑफ द फारो, जोग्ड ए गार्ड नर्वसली। जो वहाँ पे गार्ड था उसने बड़ा दुखी होकर कहा कि ये तो फारो का कर्स है, ये तो फारो का शाप है। अगला पैराग्राफ पढ़ने से पहले अब हम लोग ये स्लाइड देखते हैं। इसमें एक ही चित्र ब्लैक एंड वाइट बना हुआ है और कलर्ड बना है। जो ये ब्लैक एंड वाइट चित्र है ये आपके जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पेज के नीचे बना है। उसमें लिखा है म्यूरल्स इन किंग टूट्स टोम शोइंग किंग टूट विद ऑसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। यानी म्यूरल का मतलब दीवार पे जो डायरेक्ट पेंटिंग की जाती है उसको म्यूरल कहा जाता है। तो जहाँ पर किंग टुट का कॉफिन रखा हुआ था वहाँ की दीवार का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्लाइड में देखा था कि म्यूरल्स बने थे, और ये आप सामने देखिए ये म्यूरल उस स्लाइड में भी हमने देखा था कि इसमें कौन है? ऑसिरिस हैं, जो गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी जो
इजिप्शियन माइथोलॉजी है उसमें ओसिरिस को मौत के बाद का देवता माना जाता है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। आपकी बुक में ब्लैक एंड वाइट वो म्यूरल दिया है, जबकि किंग टुट की टूम में कलर्ड 3300 साल पहले कलर्ड वो चित्र बना हुआ है और वो स्लाइड में आपके सामने है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फेंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। इवेंचुअली यानी फाइनली, अंततः जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे यानी सीटी स्कैन मशीन का फ़ैन रुक जाने के कारण जो दूसरे फ़ैन आए थे उन्होंने सीटी स्कैन होने तक सही काम किया। प्रोसीजर यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ सीटी स्कैन। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. पूरे डेटा को बहुत अच्छे से चेक किया गया कि कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है सीटी स्कैन में। जो सीटी स्कैन कर रहे थे वो टेक्नीशियंस यानी जो उसका प्रोसेस को जानते थे, उन्होंने फिर से टुट की मम्मी को रखा और पॉल बेयरर्स जो उसकी मम्मी को लेके आए थे वो वापस टोम में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace. 3 घंटे से थोड़ा कम लगा सीटी स्कैन में और इसके बाद में फारो यानी द किंग टुट उसको वापस उसकी टूम में रखा गया जहाँ पर कि वो चिरनिद्रा में सोया हुआ था, रेस्टेड इन पीस, वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। फ्यूनररी प्रीस्ट यानी जो अंतिम संस्कार की क्रिया कराते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्होंने कई हजार साल पहले जिस टोम में जहाँ उसे लिटाया था वहाँ जाकर पॉल बेयरर्स ने उसे रख दिया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। उसको ट्रेलर यानी उस गाड़ी में रखने के बाद में टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इमेजेस निकाली। A grey head took shape from a scattering of pixels. जो मम्मी का कलर था दैट वाज ग्रे। जब वो पिक्सल का मतलब होता है छोटे छोटे कण से मिलकर एक चित्र बनता है, एक कोई भी इमेज बनती है, तो जब उनको स्कैटरिंग पिक्सल्स को जब उनको शेप दिया गया तो एक क्लियर उसमें से हेड का यानी सिर का शेप बना, जो हम लोगों ने स्लाइड में भी देखा। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और टेक्नीशियन ने इस इमेज को घुमाया और हर डायरेक्शन में देखा। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटमी क्लास। तो जो किंग टुट की सीटी स्कैन था उसमें नेक वर्टिब्रे, नेक यानी गर्दन और वर्टिब्रे यानी अस्थियाँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो कंधे के ऊपर गर्दन तक रहती है, तो जो उनको क्या कहा जाता है, नेक वर्टिब्रे, जिसमें कि नेक रीजन में जो हड्डियाँ रहती हैं, या साइंटिफिक भाषा में बोले तो उस एरिया में 7 बोन्स रहती हैं, C1 to C7, इनको नेक वर्टिब्रा कहा जाता है। तो ये नेक वर्टिब्रे बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एनाटमी की क्लास चल रही हो, ऐसी क्लास चल रही हो जहाँ पर कि मानव शरीर के अंदर की संरचना का अध्ययन कराया जा रहा हो। Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. बहुत सारी और भी इमेजेस देखी जिसमें हाथ की, उनके रिब केज की और स्कल यानी खोपड़ी का भी इमेजेस देखी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। लेकिन अब टुट के मम्मी का सीटी स्कैन करने का प्रेशर ख़त्म हो गया था, क्योंकि टुट को टूम में से निकाल के लाना और फिर सीटी स्कैन करने का बड़ा दबाव था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ही हैवस स्माइल्ड। ज़ही हैवस जो कि 2005 में किंग टुट की मम्मी का सीटी स्कैन करवा रहे थे, वो अपनी कुर्सी पर बैठे और वो स्माइल किया, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि इस पूरे प्रोसीजर में कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई, कोई भी चीज़ गलत तरीके से प्रोसीड नहीं हुई। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड। उनको इतना प्रेशर था कि किंग टुट की मम्मी को कॉफिन में से निकाल के लाने का, उसका सीटी स्कैन करने का और फिर कॉफिन तक ले जाने का, कि वो पिछली रात एक पल भी नहीं सोए। आई वॉज सो वरिड, वो खुद कहते हैं कि वो बहुत चिंतित थे, वरिड यानी चिंतित।
बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब आई एम रिलैक्स्ड, मैं पूरी तरह से मैं रिलैक्स हूँ, तो मैं अब जाकर सोऊंगा। नीचे ये चित्र बना हुआ है जिसके बारे में आप पहले स्लाइड में देख चुके हैं, म्यूरल है ये। लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग ये स्लाइड और देखते हैं। इसमें लिखा है ओरियन कॉन्स्टिलेशन। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन होता है तारों का समूह। आसमान में तारे अलग अलग आकृतियों में समूह में दिखाई देते हैं। एक मोस्ट फेमस जो तारा मंडल है, कॉन्स्टिलेशन है, जिससे कि हम सभी बचपन से परिचित हैं, दैट इज सप्तऋषि मंडल। यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाई भी दे रहा है। और अलग अलग जो तारों के समूह हैं वो आसमान में रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि टुटकी टोम के ऊपर ओरियन कॉन्स्टिलेशन है, यानी जो एक तारों का समूह है जिसको नाम दिया गया है ओरियन। और ओरियन ऐसा कहा जाता है कि ऑसिरिस, जो हमने देखा कि म्यूरल में कि ऑसिरिस कौन है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। इस ओरियन में ऑसिरिस की आत्मा है। इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट नोन कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई। और ये कॉन्स्टिलेशन सबसे ज़्यादा तेज चमकता है। और इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति हाथ में तीर लिए हुए है, तीर कमान लिए हुए है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। जब हम लोग उस गाड़ी में से उतरे, निकले, डिसेंडिंग है ना नीचे को उतरना, मेटल स्टेयर्स जो भी लोहे की सीढ़ियाँ बनी थी, मेटल यानी किसी भी धातु की लेकिन होती लोहे की हैं, टू द सैंडी ग्राउंड, वो धूल भरे मैदान पर उतरे। द विंड हैड स्टॉप्ड, इसके पहले सीटी स्कैन के पहले जो हवा बिल्कुल तूफान की तरह चल रही थी अब वो बिल्कुल रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड, और हवा एकदम ठंडी हो गई, एंड स्टिल, और शांत हो गई, यानी अब हवा में कोई मूवमेंट नहीं था। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मौत में जब मौत आती है या जो डेथ होती है तब बॉडी एकदम स्टिल हो जाती है, जस्ट लाइक जो हवा थी वो भी वैसे ही शांत हो गई। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और ये टूम कहाँ पर थी, वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये वो जगह थी जहाँ पे डिपार्टेड जो लोग इस संसार से जा चुके हैं, ये वहाँ की घटना है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टोम स्टूड ओरियन, जो टुट की टोम है उसके ऊपर ओरियन है। ये आप लोग स्लाइड में देख चुके हैं। ओरियन क्या है, ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है, तारों का समूह है, जिसको मैंने अभी इस पैराग्राफ के पहले आपको समझाया भी था और उसका चित्र भी दिखाया। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, इस कॉन्स्टिलेशन को जो इस इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग क्या कहते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग, कि ये ऑसिरिस की आत्मा है। ऑसिरिस कौन है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। वो लोग कहते हैं कि जो ओरियन है उसमें ऑसिरिस की आत्मा है और वो ऊपर से किंग टुट की जो को वहाँ से नज़र रखे हुए वहाँ से देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो ये हमारा लेसन किंग डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज, ये हमारा लेसन पूरा हुआ। आप लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो आपको रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स अब आपको लिखने में और उनको ढूंढने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के भी मीनिंग समझाए हैं। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेसन तक के लिए जय हिंद।